Hello, assalamu alaikum to all, dear. My name is Amanullah. Today I will explain the history of Kepler law. Kepler law कब से शुरू हुआ था, मीन्स उसका जो बैकग्राउंड है वो मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं साइंटिस्ट पर। एरिस्टोटल, जिसने 350 में बताया कि जो फिजिकल लॉस हैं, जो ये यूनिवर्स है, ये दुनिया है, या जो भी उस यूनिवर्स में जो भी सोलर सिस्टम आता है, प्लैनेट्स आते हैं, ईटीसी, तो ये सब क्या, ये फिजिकल लॉज के थ्रू चलता है। ये साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, 350 बीसी में बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था पैथागोरस। पैथागोरस 1550 बीसी में क्लेम किया कि जो ये फेनोमेना या यूनिवर्स है, ये नेचुरल फेनोमेना जो चलती है वो मैथमेटिक्स के रूल के थ्रू चलती है। ठीक है, ये था साइंटिस्ट ने एक फार्मूला भी दिया था मैथमेटिक्स का। ठीक है, इस 1550 बीसी में। उसके बाद यूनानी लोग थे, एंशियंट ग्रीक से, उसने बिलीव किया कि जो अर्थ है वो सेंटर्ड है। ठीक है, जो अब थ्योरी चलती है वो ये चलती है कि सन सेंटर्ड होता है। लेकिन जो पहले जो थ्योरी स्टार्ट हुई थी, जो यूनानी लोग थे, ग्रीक्स, एंशियंट ग्रीक से, उसने बिलीव किया कि जो अर्थ होती है वो सेंटर्ड है। तो इसने एक डायग्राम, एक मॉडल बना के दिया था। ठीक है, उसके बाद ये था डायग्राम, मॉडल था जो यूनानी लोगों ने दिया था। अर्थ क्या है, एक सेंटर्ड प्लेनेट है। उसके जो अराउंड ऑर्बिट्स हैं, उसमें और प्लेनेट आते हैं, मून आता है, वेनस आता है, सन भी इसके अराउंड किसी ऑर्बिट में आता है। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था, उसने बताया कि जो अर्थ है वो सेंटर नहीं है, सन सेंटर्ड है। तो ये यूनानी लोगों का ये बना हुआ एक मॉडल है। ठीक है, ये था साइंटिस्ट कॉपरनिकस। 1500 में एक इसने मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जिसमें इसने शो किया कि जो सन है वो सेंटर्ड होता है, अर्थ नहीं होता। तो इसने ग्रीक, एंशियंट ग्रीक की थ्योरी को क्या किया, रिजेक्ट किया। और इसकी जो थ्योरी है वो वाकई 100% सही है इस साइंटिस्ट की। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, टाइको ब्राय। ये था, इसका मॉडल था, जैसे सन सेंटर्ड में आता है। उसके बाद जो अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं उसमें अर्थ, प्लेनेट, जुपिटर, मार्स, ईटीसी जो भी प्लेनेट आते हैं। ठीक है, ये था साइंटिस्ट टाइको ब्राय। टाइको ब्राय अब कॉपरनिकस के बाद टाइको ब्राय साइंटिस्ट था जिसने जो ऑर्बिट में जो प्लेनेट्स मूव करे उसकी पोजीशन बताई। ठीक है, टाइको ब्राय ने पोजीशन बताई 1500 में। अब इस थ्योरी को आगे लेके आया वो था केपलर लॉ था। केपलर साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये था केपलर। 1600 में इसने बताया कि जो प्लेनेटरी ऑर्बिट है, जो सन के चौधारी जो ऑर्बिट में प्लेनेट्स मूव कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है या उसका शेप है, उसकी साइज वगैरह ईटीसी इस केपलर ने बताया। तो आगे हम लेक्चर में इस केपलर लॉ 3 लॉस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे उसकी स्पीड बढ़ती है, कैसे वो शेप बताता है, या जैसे सर्कुलर शेप होता है, एलिप्टिकल शेप होता है, पैराबोलिक होता है। जो अर्थ ऑर्बिट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल होता है, या पैराबोलिक होता है। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सो ये था हमारा लेक्चर हिस्ट्री ऑफ द केपलर लॉ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। Hello, assalamu alaikum to all. My name is Amanullah. Today I will explain Kepler's laws, first, second, and third. So, without wasting time, सो कैपलर एंड द फिजिक्स ऑफ प्लेनेटरी मोशन। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एलिप्सिस, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ होता है हमें शेप बताता है, जो ऑर्बिट का शेप है वो बताता है। जो सेकंड लॉ 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 ऑफ इक्वल एरियाज, तो जो सेकंड लॉ है वो हमें इक्वल एरिया बताता है। ठीक है, एंड लॉ नंबर 3 हार्मोनिक लॉ, जो थर्ड लॉ है वो हमें साइज बताता है। ठीक है, द केपलर लॉज प्रोवाइड अ कंसाइज एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेनेट। जो प्लेनेट का मोशन है उसको वेरी इजीली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये थे 3 लॉ। अब आते हैं केपलर लॉज। जो फर्स्ट लॉ होता है, जो अर्थ होता है, जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है। फिर एलिप्टिकल में 2 फोकल पॉइंट होती है, एक फोकल पॉइंट इधर होगी, एक फोकल पॉइंट इधर होगी।
जो सन होगा वो एक फोकल पॉइंट पे होगा। ठीक है, सन के जो चौधारी अर्थ का ऑर्बिट होगा वो क्या होगा, एक एलिप्टिकल होगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमें बताता है, शेप बताता है कि अर्थ का शेप कैसा है, वो एलिप्टिकल है। ठीक है, जैसे 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगा वो एलिप्टिकल होगा। अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में, तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, एलिप्टिकल होगा। अगर 0 के बराबर है तो सर्कुलर होगा, अगर मोर देन 1 से तो वो पैराबोलिक होगा। ये था फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है, पीरियड बताता है। ठीक है, जैसे ये देखें, इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो फॉर सपोज ये एक प्लेनेट है, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ये एक के, एक मिनट में, तो ये बी पार्ट है, बी पार्ट में ये एक एरिया होता है, ये दूसरा एरिया। तो ये भी 6 मंथ में कवर हो रहा है, ये भी 6 मंथ में कवर हो रहा है। तो मीन्स इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो ये सेकंड लॉ होगा। जो थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ हमें बताता है कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, थर्ड लॉ ये बताता है। हम आगे आते हैं, उसमें थ्योरी लिखी हुई है, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये था फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट अबाउट द सन इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। जो सन होगा वो एक फोकस पॉइंट पे होगा, और जो शेप होगा वो इलिप्टिकल होगा। ये था फर्स्ट लॉ। ठीक है, since the orbit of the planets are ellipses, let us review a few basic properties of ellipse. For an ellipse, there are 2 points called of foci singular। तो मैंने बताया कि एलिप्टिकल में दो फोकल पॉइंट्स होंगी। एक फोकल पॉइंट में सन होगा, सही दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द फोci फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ellipse is constant. In terms of diagram shown to the left, the x marking the location of the foci, we have the equation। तो ये एलिप्टिकल शेप है, तो दो पॉइंट पे, ये भी एक फोकल पॉइंट से, ये भी एक फोकल पॉइंट है जो स्टार क्रॉस लगा हुआ है, ए एंड बी। ठीक है, ये बराबर होगा कांस्टेंट के, जो भी एरिया होगी वो कांस्टेंट होगी। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी द अमाउंट ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ द एलिप्स। जो फ्लैटनिंग है ये क्या है, जो थर्ड शेप है वो क्या है, फ्लैटनिंग है, मीन्स वो फ्लैट है, इसको बोलेंगे एलिप्ट, एलिप्टिकल। तो इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा 1 और 0 के बीच में होगा, सर्कुलर का 0 के बराबर होगा, पैराबोलिक का मोर देन 1 से होगा। The amount of flattening of the ellipse is termed as eccentricity. Thus, in the following figure, the ellipse becomes more centering from left to right. A circle may be viewed as a special case of an ellipse with a zero eccentricity, while the ellipse becomes zero flattened। जिसमें जीरो फ्लैटेंड होगा वो सर्कुलर होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। जो ये पॉइंट होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, इसको माइनर बोलेंगे, और दोनों पॉइंट, दोनों को कंबाइन करेंगे। अ, ये पूरा एक मेजर एक्सिस होगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस होगा, वो सेमी माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। जो लॉन्ग होगा वो मेजर एक्सिस होगा, जो शॉर्ट होगा वो माइनर एक्सिस होगा। ठीक है, इट कैन बी शोन दैट द एवरेज सेपरेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमें डिस्टेंस बताता है जो सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। एक्सेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस पॉइंट। जो एक फोकस पॉइंट से डिस्टेंस शुरू हो रही है दूसरी फोकस पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस करेंगे तो हमें एक्सेंट्रिसिटी मिल जाएगी। यह फिगर के थ्रू देख सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बराबर होता है 1/2 मेजर ऑफ एक्सिस। ठीक, ये डायग्राम से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ जो बताते हैं, अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्लेनेट जो कवर करता है, रोटेशन लगाता है, जैसे अर्थ जो रोटेशन लगाते हैं सन के चौदह 24 आवर्स में लगाती है, तो ये 24 जो आवर्स में लगाती है, जितना इक्वल एरिया कवर करेगी सेम इक्वल इंटर टाइम में, सो इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, तो उसको बोलेंगे कैपिलर सेकंड लॉ।
जो प्लेनेट के करीब जो पॉइंट होती है, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिजी पॉइंट। जो दूर होती है या फारतेस्ट पॉइंट होती है, उसको हम एपोजी बोलते हैं। ठीक है, जब वो पेरिजी के करीब आएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जब वो एपोजी की पॉइंट पर होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होगा। ये सेकंड लॉ हमें बताता है। ये आप देख सकते हैं, जो नियर पॉइंट होता है उसको हम पेरिजी बोलते हैं, ये सन के करीब होती है। उसको पेरिजी भी बोल सकते हैं, पेरी हेलन भी बोल सकते हैं। जो दूर की पॉइंट होती है एपोजी बोल सकते हैं, एंड अपेलियन भी बोल सकते हैं। ये हमें बताता है, वेरीफाई करता है इक्वल एरा एंड इक्वल टाइम। जो ग्रीन कलर का है वो हमें बताता है, ये मीन्स पूरा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। मीन्स ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसकी जो साइज है वो बड़ी है, इसकी विड्थ है वो बड़ी है। तो ये हमें बताता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर हो जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड लॉ पर। जो थर्ड लॉ हमें बताता है, द स्क्वायर ऑफ द प्लेनिस आर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ इज आर्बिटल सेमी मेजर एक्सिस। जो सर्किल में होता है एक रेडियस होता है, लेकिन एलिप्टिकल में हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द आर्बिटल पीरियड। ये हमें थर्ड लॉ हमें बताता है, साइज बताता है। ठीक है, जो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर होगा रेडियस क्यूब के। लेकिन एलिप्टिकल में हम इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सर्कुलर में इसको बोलते हैं रेडियस। ये डिफरेंस है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो होती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शो करता है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ये डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस माइल्स के बराबर होता है, 93 करोड़ माइल्स। ठीक है, इतनी होंगी। और ये डिफरेंट प्लेनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सन, इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड टाइम पीरियड, रेडियस पीरियड, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, और ये एग्जांपल है हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड एंड द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला हमें डेटा मिला हुआ है। तो हम कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीरियड इन अर्थ ईयर्स एंड कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज द एवरेज सेपरेशन अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, जो पीरियड की पीरियड का जो यूनिट होगा वो अर्थ ईयर्स होगा, एंड रेडियस का जो यूनिट होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है, इफ दीज यूनिट्स आर यूज्ड इन कैपिटल third law, the denominators and the preceding equation are numerically equal to the unity and it may be written in simple form। तो ये हमें पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है कि सिंपल, जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। ये एग्जांपल मिला हुआ है हमें, जो पी मिला हुआ है 1.88 मिला हुआ है। तो हम इसका पावर 2/3 कैलकुलेटर से करेंगे तो ये जवाब आएगा 1.52। ठीक है, अब इसमें हमें पीरियड मालूम करना है, रेडियस मिला हुआ है, तो सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मर्क्यूरी, वेनस और सब प्लेनेट के बारे में। और ये स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड, ये पीरियड के बारे में। और ये जैसे जैसे इसका स्क्वायर बढ़ रहा है तो इसका क्यूब रूट बढ़ रहा है। ठीक है, ये था इसका प्लॉट। अब मैं समराइज करूंगा, दीज आर थ्री लॉज ऑफ फिजिक्स दैट रिलेट टू प्लेनेटरी ऑर्बिट। तो ये प्लेनेटरी ऑर्बिट्स से रिलेटेड है और फिजिक्स के लॉज हैं थ्री। दीज वर एम्पिरिकल लॉज, और ये एम्पिरिकल लॉज है, मीन्स इसके बारे में इसने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी। ये सिर्फ इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल लॉज, एंड केपलर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया आगे। जो फर्स्ट लॉ एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो एलिप्टिकल शेप बता रहा था, एंड सेकंड इक्वल एरिया एंड इक्वल वो स्पीड बता रहा था। जो थर्ड लॉ साइज हमें बता रहा था। ठीक है, अब न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल इक्वेशन, ये क्या, जी मास वन मास टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर।
तो हम थर्ड लॉ के थ्रू न्यूटन ने इसका ग्रेविटेशन का फार्मूला निकाला, ठीक है। और वेट इन वेटलेसनेस, वेट क्या होता है? द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो वेटलेसनेस होता है उसमें कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है। अ कंडीशन वेयर इन ग्रेविटेशन पुल अपीयर्स टू बी लैकिंग। और थर्ड लॉ के थ्रू आइजैक न्यूटन ने फार्मूला निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Hello, assalamu alaikum to all. My name is Amanullah. Today I will explain Kepler's laws, first, second, and third. So, without wasting time, सो कैपलर एंड द फिजिक्स ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एलिप्सिस, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ होता है हमें शेप बताता है, जो ऑर्बिट का शेप है वो बताता है। जो सेकंड लॉ 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 ऑफ इक्वल एरियाज, तो जो सेकंड लॉ है वो हमें इक्वल एरिया बताता है, ठीक है। एंड लॉ नंबर थ्री हार्मोनिक लॉ, जो थर्ड लॉ है वो हमें साइज बताता है, ठीक है। द कैपलर लॉज प्रोवाइड अ कंसाइज एंड सिंपल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोशन ऑफ द प्लेनेट। जो प्लेनेट का मोशन है उसको वेरी इजीली एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये थे तीन लॉ। अब आते हैं कैपलर लॉस। जो फर्स्ट लॉ होता है, जो अर्थ होता है, जो अर्थ का ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल होता है। फिर एलिप्टिकल में दो फोकल पॉइंट होती है, एक फोकल पॉइंट इधर होगी, एक फोकल पॉइंट इधर होगी। जो सन होगा वो एक फोकल पॉइंट पे होगा, ठीक है। सन के जो चौधारी अर्थ का ऑर्बिट होगा वो क्या होगा? एक एलिप्टिकल होगा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कैपलर, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमें बताता है, शेप बताता है कि अर्थ का शेप कैसा है, वो एलिप्टिकल है, ठीक है। जैसे 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगा वो एलिप्टिकल होगा। अगर एक्सेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में, तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा? एलिप्टिकल होगा। अगर 0 के बराबर है तो सर्कुलर होगा, अगर मोर देन 1 से तो वो पैराबोलिक होगा। ये था फर्स्ट लॉ। जो सेकंड लॉ है वो हमें बताता है, पीरियड बताता है, ठीक है। जैसे ये देखें, इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो फॉर सपोज ये एक प्लेनेट है, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, ये एक के, एक मिनट में, तो ये बी पार्ट है। बी पार्ट में ये एक एरिया होता है, ये दूसरा एरिया। तो ये भी 6 मंथ में कवर हो रहा है, ये भी 6 मंथ में कवर हो रहा है। तो मीन्स इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल टाइम। तो ये सेकंड लॉ होगा। जो थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ हमें बताता है कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। थर्ड लॉ ये बताता है। हम आगे आते हैं, उसमें थ्योरी लिखी हुई है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट लॉ। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट अबाउट द सन इज एन इलिप्स विद द सन एट वन फोकस। जो सन होगा वो एक फोकस पॉइंट पे होगा, और जो शेप होगा वो इलिप्टिकल होगा। ये था फर्स्ट लॉ, ठीक है। Since the orbit of the planets are ellipses, let us review a few basic properties of ellipse. For an ellipse, there are 2 points called foci singular। तो मैंने बताया कि एलिप्टिकल में दो फोकल पॉइंट्स होंगी। एक फोकल पॉइंट में सन होगा, सही दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द फोci फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ellipse is constant। In terms of diagram shown to the left, the x marking the location of the foci, we have the equation। तो ये एलिप्टिकल शेप है, तो दो पॉइंट पे, ये भी एक फोकल पॉइंट से, ये भी एक फोकल पॉइंट है जो स्टार क्रॉस लगा हुआ है, ए एंड बी, ठीक है। ये बराबर होगा कांस्टेंट के, जो भी एरिया होगी वो कांस्टेंट होगी। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी ये कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है? इसेंट्रिसिटी द अमाउंट ऑफ फ्लैटनिंग ऑफ द एलिप्स। जो फ्लैटनिंग है ये क्या है? जो थर्ड शेप है वो क्या है? फ्लैटनिंग है, मीन्स वो फ्लैट है, इसको बोलेंगे एलिप्ट, एलिप्टिकल। तो इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा 1 और 0 के बीच में होगा, सर्कुलर का 0 के बराबर होगा, पैराबोलिक का मोर देन 1 से होगा। The amount of flattening of the ellipse is termed as eccentricity. Thus, in the following figure, the ellipse becomes more centering from left to right. A circle may be viewed as a special case of an ellipse with a zero eccentricity, while the ellipse becomes zero flattened। जिसमें जीरो फ्लैटेंड होगा वो सर्कुलर होगा, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। जो ये पॉइंट होगी उसको मेजर एक्सिस बोलेंगे, इसको माइनर बोलेंगे, और दोनों को कंबाइन करेंगे। अ, ये पूरा एक मेजर एक्सिस होगा। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो सेमी मेजर एक्सिस होगा, वो सेमी माइनर एक्सिस होगा। ठीक है। द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज कॉल्ड द मेजर एक्सिस। जो लॉन्ग होगा वो मेजर एक्सिस होगा, जो शॉर्ट होगा वो माइनर एक्सिस होगा। ठीक है। इट कैन बी शोन दैट एवरेज सेपरेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमें डिस्टेंस बताता है जो सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सन है। ये आप पिक्चर देख सकते हैं। एसेंट्रिसिटी का जो फार्मूला है, द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस पॉइंट। जो एक फोकस पॉइंट से डिस्टेंस शुरू हो रही है दूसरी फोकस पॉइंट तक, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस करेंगे तो हमें एसेंट्रिसिटी मिल जाएगी। यह फिगर के थ्रू देख सकते हैं। सेमी मेजर एक्सिस बराबर होता है 1/2 मेजर ऑफ एक्सिस। ठीक। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ पर। सेकंड लॉ जो बताते हैं अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्लेनेट जो कवर करता है, रोटेशन लगाता है, जैसे अर्थ जो रोटेशन लगाते हैं सन के, जो 24 आवर्स में लगाती है। तो ये 24 जो आवर्स में लगाती है, जितना इक्वल एरिया कवर करेगी सेम इक्वल इंटर टाइम में, सो इक्वल एरिया विल बी कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम। तो उसको बोलेंगे कैपलर सेकंड लॉ। जो प्लेनेट के करीब जो पॉइंट होती है, जो शॉर्टेस्ट पॉइंट होती है, उसको हम बोलते हैं पेरीजी पॉइंट। जो दूर होती है या फारतेस्ट पॉइंट होती है उसको हम एपोजी बोलते हैं। ठीक है। जब वो पेरीजी के करीब आएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। जब वो एपोजी की पॉइंट पर होगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर होगा। ये सेकंड लॉ हमें बताता है। ये आप देख सकते हैं। जो नियर पॉइंट होता है उसको हम पेरीजी बोलते हैं, ये सन के करीब होती है, उसको पेरीजी भी बोल सकते हैं, पेरी हेलन भी बोल सकते हैं। जो दूर की पॉइंट होती है एपोजी बोल सकते हैं एंड अपेलियन भी बोल सकते हैं। ये हमें बताता है, वेरीफाई करता है इक्वल एरिया एंड इक्वल टाइम। जो ग्रीन कलर का है वो हमें बताता है ये मीन्स पूरा इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर कर रहा है। मीन्स ये बड़ा है लेकिन ये छोटा है, लेकिन इसकी जो साइज है वो बड़ी है, इसकी विड्थ है वो बड़ी है। तो ये हमें बताता है कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर हो जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड लॉ पर। जो थर्ड लॉ हमें बताता है द स्क्वायर ऑफ द प्लेनेट ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शन टू द क्यूब ऑफ द लेंथ ऑफ इज ऑर्बिटल सेमी मेजर एक्सिस। जो सर्किल में होता है एक रेडियस होता है, लेकिन एलिप्टिकल में हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। जो सेमी मेजर एक्सिस का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड। ये हमें थर्ड लॉ हमें बताता है, साइज बताता है। ठीक है। जो टाइम पीरियड का स्क्वायर बराबर होगा रेडियस क्यूब के, लेकिन एलिप्टिकल में हम इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सर्कुलर में इसको बोलते हैं रेडियस। ये डिफरेंस है। और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन जो होती है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट शो करता है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। ये डिस्टेंस होती है अर्थ और सन के बीच में। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इस माइल्स के बराबर होता है, 93 करोड़ माइल्स। ठीक है। इतनी होंगी। और ये डिफरेंट प्लेनेट मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सन, इसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड टाइम पीरियड, रेडियस पीरियड, ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है। और ये एग्जांपल है हाउ टू कैलकुलेट द पीरियड एंड द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। ये सिंपल फार्मूला हमें डेटा मिला हुआ है। तो हम कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पीरियड इन अर्थ ईयर्स एंड कन्वीनियंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज द एवरेज सेपरेशन अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है। जो पीरियड की पीरियड का जो यूनिट होगा वो अर्थ ईयर्स होगा एंड रेडियस का जो यूनिट होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है। इफ these units are used in capital, third law, the denominators
and the preceding equation are numerically equal to the unity and it may be written in simple form. तो ये हमें पीरियड कैलकुलेट करने का फार्मूला है, कि सिंपल जो स्क्वायर ऑफ द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्यूब रूट ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द रेडियस। ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है। ये एग्जांपल मिला हुआ है हमें, जो पी मिला हुआ है 1.88 मिला हुआ है, तो हम इसका पावर 2/3 कैलकुलेशन करेंगे तो ये जवाब आएगा 1.52। ठीक है, अब इसमें हमें पीरियड मालूम करना है, रेडियस मिला हुआ है, तो सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, ये क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, मर्क्यूरी वेनस और सब प्लेनेट के बारे में, और ये स्क्वायर ऑफ द आर्बिटल पीरियड, ये पीरियड के बारे में। और ये जैसे जैसे इसका स्क्वायर बढ़ रहा है तो इसका क्यूब रूट बढ़ रहा है। ठीक है, ये था इसका प्लॉट। अब मैं समराइज करूंगा, दीज आर थ्री लॉज ऑफ फिजिक्स दैट रिलेट टू प्लेनेटरी ऑर्बिट। तो ये प्लेनेटरी ऑर्बिट्स से रिलेटेड है और फिजिक्स के लॉज हैं थ्री। दीज वर एम्पिरिकल लॉज, और ये एम्पिरिकल लॉज है, मीन्स इसके बारे में इसने इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दी, ये सिर्फ इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल लॉज। एंड केपलर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया आगे। जो फर्स्ट लॉ एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो एलिप्टिकल शेप बता रहा था, एंड सेकंड इक्वल एरिया एंड इक्वल वो स्पीड बता रहा था। जो थर्ड लॉ साइज हमें बता रहा था। ठीक है, अब न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल इक्वेशन, ये क्या, जी मास वन मास टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो हम थर्ड लॉ के थ्रू न्यूटन ने इसका ग्रेविटेशन का फार्मूला निकाला। ठीक है, और वेट इन वेटलेसनेस, वेट क्या होता है, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो वेटलेसनेस होता है उसमें कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, कंडीशन वेयर इन ग्रेविटेशन पुल अपीयर्स टू बी लैकिंग। और थर्ड लॉ के थ्रू आइजैक न्यूटन ने फार्मूला निकाला ग्रेविटेशनल फोर्स का। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।